हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूं समाजकारी में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। मैंने लास्ट टाइम में पार्ट 1 आप लोगों से बातचीत किया था, यानी कल 1 से लेकर 20 क्वेश्चन तक पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराया है। ये प्रश्न आप जो देख रहे हैं ये समाजकारी का प्रश्न पत्र है। आगामी परीक्षा आपकी यूजीसी नेट है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो एमपीपीएससी की है, और एमपीपीएससी का एग्ज़ाम सोशोलॉजी पर बेस्ड, हालांकि अलाइड के रूप में रखा गया है सोशल वर्क को एमपीपीएससी में। तो इसका भी एग्ज़ाम जून में ही होने वाला है 2024 में। यानी अगर मैं आपसे बात करूं तो यूजीसी नेट का भी एग्ज़ाम जून 2024 में ही होने वाला है। आप सब भलीभांति तरीके से परिचित हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सोशल वर्क के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। यूजीसी नेट की जो क्लासेस हैं, इसकी क्लासेस शाम को चलती है 7 to 8 PM। आप सभी से बता दूं, इसकी जो फीस रखी गई है मात्र 3000 रुपीज़ में आप लोगों को जो है ये क्लासेस यूजीसी नेट की प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इसमें आपकी रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं, लाइव क्लासेस हैं पर डे की, और पीवाईक्यू भी है, एमसीक्यू यानी टेस्ट सीरीज़, ठीक है, और यूनिट के क्रम में आपके पास कंटेंट भी जाएंगे और डेली क्लासेस भी आप लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं मैं बात करूं आप लोगों से तो एमपीपीएससी सोशोलॉजी में भी ये क्लासेस जो चलती है दोपहर 1 to 2 PM आप लोगों को जो है प्रोवाइड कराई जाती है, और पर डे क्लासेस चलती है। इस समय यहाँ पर यूनिट नंबर 7 चल रहा है आप लोगों का, है ना। औद्योगिक संबंध में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, यूनिट नंबर 7 में एमपीपीएससी में। साथ ही साथ DSSB की मैंने लगभग 95% सिलेबस को कवर कर दिया है, केवल 5% रह गया है, और ये भी जल्द ही कवर हो जाएगा। क्योंकि इस समय मैं DSSB सोशल वेलफेयर ऑफिसर में आप लोगों से जो विगत वर्ष में प्रश्न पूछा गया था 2019 में, कोड है इसका 2019 और 14 का, इसका PYQ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये। इसी को मैं इस समय सॉल्व करवा रहा हूँ। हर एक ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए इम्पोर्टेंट तथ्यों पर मैं आप लोगों से विचार विमर्श कर रहा हूँ। इसकी जो फीस है DSSB की मात्र 1000 रुपये में आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है। DSSB की जो फीस रखी गई है सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लासेस, यहाँ पे DSSB में सोशोलॉजी भी है, क्रिमिनोलॉजी भी है, सोशल वर्क भी है, ठीक है। इनकी फीस मात्र 1000 रुपये में है। और यूजीसी नेट की जो फीस रखी गई है वो मात्र 3000 यानी 3000 में है। एमपीपीएससी की जो क्लास रखी गई है वो मात्र 2000 रुपये में आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। चलिए बातचीत करते हैं प्रश्नों पर हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 21, हालांकि मैंने 1 से लेकर 20 तक आप लोगों को पार्ट 1 में है, आप जाके वीडियो या मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, प्रतिरोध है निम्नलिखित में से किस पर संकेंद्रित होता है। प्रतिरोध, देखिए प्रतिरोध टकराव, है ना। तो टकराव केंद्रित विनाशकारी तथ्यों को कम करने के संबंध में ये कौन सा या किस पर केंद्रित या संकेंद्रित होता है। क्या वक्तव्यों की या वक्तव्यों में समानता या वक्तव्यों में संगति या वक्तव्यों में विसंगति या उपर्युक्त में से किसी पर नहीं। आपको बता दें तो जो अंतर को स्पष्ट करता है, दो लोगों के बीच में जो भ्रांति को रिप्रेजेंट करती है, उस शब्दों में विसंगति शब्द रिलेट होता है, और इसी क्रिया को प्रतिरोध में ये संकेंद्रित है। और आपको बता दूं कि विसंगति, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। संगति बेसिकली क्या है, सर्वांग समता कथन होता है, अक्षरों को क्रम को दर्शाना, है ना, उसको संगति के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और वक्तव्यों में समान था, जहां दो आकृतियों में समान होने की बात कही जा रही हो तो ये वक्तव्यों में समानता, है ना। वक्तव्य मतलब कोई बात है उसको इक्वलिटी के रूप में हम दर्शा रहे हैं। लेकिन प्रतिरोध है तो प्रतिरोध तो समानता में आएगा नहीं, संगति में आएगा नहीं, विसंगति में ही तो आएगा। और सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, मानव की संज्ञानात्मक आवश्यकताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 22, तो आपको बता दें, जानने समझने और गणवेषण की आवश्यकता जो होती है वो मानव की संज्ञानात्मक आवश्यकता पर बेस्ड होती है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर अगर हम बात करेंगे डी वाला, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि भूदान तथा ग्रामदान में अंतर बताना है हमें।
ठीक है, भूदान और ग्रामदान में अंतर बताना है। तो देखो, भूदान में व्यक्तियों द्वारा दान निहित है कि नहीं, जबकि ग्रामदान में सामुदायिक कार्य निहित है, करेक्ट बात है। भूदान में व्यक्तिगत स्वामित्व कायम रहता है, बिल्कुल सही बात है, जबकि ग्रामदान में जो है या समाप्त हो जाता है, ये भी करेक्ट बात है। भूदान में व्यक्ति लाभार्थी होते हैं, बिल्कुल सही बात है, जबकि ग्रामदान में पूरा ग्राम समुदाय लाभार्थी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों से कहूँगा कि ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को लगाइए, क्वेश्चन नंबर 23 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। 24 कहता है कि लाभार्थी केंद्रित उपागम किसके द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सामने दर्शाया गया है। तो देखो, कर्ट लेविन तो क्षेत्रवाद के सिद्धांत में आ जाएंगे, है ना, इसलिए ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में आ जाएंगे, इसलिए ये भी नहीं होगा। जॉर्ज होमस की बात करते हैं तो सामाजिक विनिमय का नाम इन्होंने, आपने सुना होगा सामाजिक विनिमय का सिद्धांत, तो जॉर्ज होमस का नाम आ जाएगा, इसलिए लाभार्थी केंद्रित उपागम नहीं होगा। परंतु जब कार्य केंद्रित समाज मार्क डॉयल पीटर मार्स का नाम आता है तो वही साथ ही साथ आपको बता दूं कार्ल रोजर्स की भी भूमिका हमें लाभार्थी केंद्रित उपागम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है टास्क, है ना, सॉरी, इसे क्लाइंट सेंट्रल बोला जाता है। क्लाइंट सेंट्रल, जो टास्क सेंट्रल प्रैक्टिस होता है वो लॉरा जेम्स रीड का नाम आता है। ठीक है, परंतु यहाँ पे कार्ल रोजर्स का नाम आता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 24 लिखकर एक कमेंट करना है, आप लोगों को बताना है मुझे कि विल थेरेपी किसके द्वारा दी गई है, विल थेरेपी किसके द्वारा दी गई है, पहला। और दूसरा आपको ये लिखना है कि एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग मतलब सक्रिय सुनना किसके द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया है। ये दो आप लोग जो है कमेंट करके मुझे बताइएगा, एक विल थेरेपी, दूसरा एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लोगों को अपनी रक्षात्मक प्रतिक्रियाओं को त्यागने के लिए प्रोत्साहित करके और अपनी अंतः शक्तियों को प्रकट करके उन्हें संपूर्ण बनाने का उपागम क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25, सही जवाब इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर डी, गेस्टाल्ट उपागम होता है। ठीक है, यहाँ बेसिकली क्या है, एक कीवर्ड लिखा हुआ है संपूर्ण बनाने का, यानी समग्रता के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो लोगों को अपनी रक्षात्मक प्रतिक्रियाओं को त्यागने के लिए प्रोत्साहित करके और अपनी अंतः शक्तियों को प्रकट करके उन्हें संपूर्ण बनाने का उपागम गेस्टाल्ट उपागम के अंतर्गत आता है, और सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी माना जाएगा। इसलिए आपको ये भी शब्द ध्यान में रखने होंगे गेस्टाल्ट के बारे में। ठीक है, मनोगत्यात्मक उपागम की बात करते हैं तो सिगमंड फ्रायड का नाम आता है। ठीक है, व्यवस्थापक उपागम की बात करते हैं हम लोग तो सिस्टम थ्योरी वगैरह के बारे में तो लुंडविन वान बार्टालैम्फी का नाम आता है सन 1940 में। अब व्यक्ति केंद्रित अभी मैंने आपको बताया है आप लोगों से, कार्ल रोजर्स का नाम आता है 1950 के दौर में। ठीक है, हालांकि इन प्रश्नों पर मैं व्याख्या आप लोगों से लाइव क्लासेस में करूंगा, जब आप लोग क्लासेस परचेज कर लेंगे तो वहाँ पर आप लोग ये सारी चीज़ें सुनेंगे। हालांकि मैं आप लोगों को बताता भी हूँ इन सारी चीज़ों के बारे में, फिर भी यहाँ पर हम लोग जो है क्वेश्चनों को तीव्र गति से करने का प्रयास करते हैं। कार्य केंद्रित समाज कार्य किसके द्वारा विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जाएगा, विलियम रीड और जो है स्टेन लोरा का नाम आता है। अभी मैंने आपको बताया भी था इसमें, है ना, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, मानक विचलन की विशेषता कौन सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने दिया गया है, तो इसमें पूछा है कि मानक विचलन की विशेषता नहीं है ना। देखिए, श्रेष्ठ माप है, मैं आप लोगों से कहूँ कि विचलन का श्रेष्ठ माप माना जाता है मानक विचलन में, स्टैंडर्ड डिवीजन में ये पार्ट है, परंतु हमें ढूंढना है वो विशेषता जो नहीं है। फिर कहता है प्रतिचयन का उतार चढ़ाव द्वारा अधिक प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, ये भी बात सही है। फिर कहता है वह चरम मानों पर ज़्यादा भार देता है और जो माध्य के समीप है उसे कम भार देता है। ये गलत है। यहाँ पर ऑप्शन आपका जो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, आहार के अंतर्ग्रहण को सीमित कर देने वाली विकृति क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 28
8। सही जवाब अगर हम बात करते हैं तो एनोरेक्सिया इसको बोला जाता है। एनोरेक्सिया नरोसा एक प्रकार का आहार संबंधी विकार होता है जिसके लक्षण स्वस्थ शरीर या स्वस्थ शारीरिक वजन बनाए रखने से इनकार और स्थूलकाय हो जाने का जो डर है, जो विभिन्न समझ संबंधित पूर्वाग्रह पर आधारित होता है, उसी विकृति को यहाँ पर स्वच्छवि के कारण उत्पन्न होती है। उस कंडीशन में एनोरेक्सिया नरोसा कहा जाता है। तो सही जवाब बेसिकली ऑप्शन नंबर आपका डी सत्य माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि सर्वेक्षण हेतु अध्ययन में समाविष्ट किए जाने वाले तत्वों की संख्या क्या होगी। तो सही जवाब बेसिकली ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रतिचयन का आकार यानी सैंपल का आकार, साइज ऑफ सैंपल। सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर जिन वस्तुओं की संख्यात्मक रूप से समान दूरी होती है उन्हें श्रेणीगत रखने के लिए जिस मापनी या पैमाने की संख्याओं का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अंतराल बोलते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि संख्यात्मक रूप से समान दूरी है 5, 10, फिर 15, फिर 20, समान दूरी चल रही है 5 5 की, यह कंडीशन अंतराल मापनी का श्रेणी में आता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आपको बता दें कि मैं अपने YouTube चैनल पर यूजीसी नेट सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लासेस जून 2023 के लिए आप लोगों को जून 2024 के लिए आप लोगों की क्लासेस जो है प्रोवाइड करा रहा हूं। अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो मेरा नंबर है, नोट करें 8506031308 पर आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, लाभार्थियों की वर्तमान समस्या जिस प्रकार से वे उसका अनुभव कर रहे हैं का मूल्यांकन क्या होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, गत्यात्मक रोग निदान होगा। क्वेश्चन नंबर 32, समुदाय की प्रकृति क्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 बेसिकली व्यक्तिवाद नहीं है, समुदाय में भौगोलिक क्षेत्र आता है, सर्वमान्य संबंध आता है, सामाजिक अंतःक्रिया आता है, फीलिंग भी आती है, उत्तरदायित्व की भी भावना आती है ना, कई ऐसी इसकी विशेषताओं को भी रिप्रेजेंट कर देता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, ये नहीं होता है, व्यक्ति पर बात नहीं करता है, कम्युनिटी है ना ये। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, तो कहता है कि स्वयं सहायता समूहों के संबंध में निम्नलिखित में से सही अनुक्रम को व्यवस्थित करिएगा। स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसके रिलेशन को आपको एक सही कंडीशन में दर्शाना है। तो देखिए सबसे पहले क्षेत्र की पहचान होगी तथा सर्वमान्य हितों के साथ महिलाओं का समूह गठित करना, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा ना वो आपका करेक्ट माना जाएगा, सी वाला। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले पॉइंट पर पेज पर अगर बात करते हैं, यहाँ पे कूट दिया गया है ना, कूट दिया गया है। तो सबसे पहले ही क्षेत्र पर देख सकते हो आप, जो थर्ड यहाँ पे दिया गया है क्षेत्र की पहचान करना, मैंने सबको पहले भी बता रखा है। अब आपको ऑप्शन में देखना है थर्ड किस में मिल रहा है, तो यानी देखिए सी वाले ऑप्शन में मिल रहा है, फिर दूसरा जाएगा, फिर पांचवा जाएगा, फिर पहला, फिर चौथा। दूसरे और पांचवें को देख लेते हैं। दूसरा क्या कहता है, जैसे पहचान हो जाएगी तो समूह का नियमित सभाएं आयोजित किया जाएगा। फिर पांचवें नंबर पे योगदान के लिए राशि का फैसला करना है और उसके धन को एकत्रित करने को रिप्रेजेंट करेगा। फिर उसके बाद पहले नंबर पे आ जाएगा, पहला नंबर आएगा उधार देना, भुगतान और खाता एवं रिकॉर्ड बनाए रखना। और फिर उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाएगा प्रतिपालन एवं सशक्तिकरण के लिए, ये लास्ट वाली पॉइंट बन जाती है। ठीक है, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण करना, 4 लास्ट पॉइंट। सही जवाब 4 में लास्ट देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। अगला सवाल 34 कहता है कि मनोसक्रिय औषध के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए कौन से 2 चरों का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि मादक द्रव्यों की विशेषता और उन्हें प्रयोग करने वाली विशेषता को ही दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि मानसिक स्वास्थ्य में एनजीओ या अलाभकारी संगठनों की भूमिका के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए अलाभकारी संगठन के लिए पर्याप्त सरकारी धन की उपलब्धता, ये बेसिकली सत्य नहीं है, ये असत्य है। ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो आपका बी वाला सही मान लिया जाएगा। अगले सवाल की तरफ रुक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कहता है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अकॉर्डिंग कहा गया कि औद्योगिक विवादों को निपटारा करने के लिए प्राधिकरण यानी अथॉरिटी का अनुक्रम आपको सही तरीके से व्यवस्थित कर देना है। क्वेश्चन नंबर 36 का है ना। तो अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं, देखिए एक सकर्म समिति होती है, सकर्म समिति की बात करते हैं तो 1947 में आता है। सुलह अधिकारी की बात करते हैं अगर हम लोग, तो ये प्रक्रिया सुलह अधिकारी, ये भी 1947 का ही पार्ट बनेगा। ठीक है,
1947 का। फिर सुलह बोर्ड की बात करेंगे तो सुलह बोर्ड 1967 का पार्ट बनेगा। और फिर उसके बाद कोर्ट ऑफ जो है इंक्वायरी की बात करेंगे तो 1967 के बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे इसको हम क्रम में कैसे लगाएं, है ना। तो मैं आपसे कहूँगा कि सबसे पहले सकर्म समिति को रखिए, यानी सेकंड वाले ऑप्शन को। फिर उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूँगा तो फिर थर्ड यानी सुलह अधिकारी को रखिए, ठीक है, यानी थर्ड, यानी 2 और 3 आपका एक क्रम में चला जाएगा, 2 3। फिर उसके बाद एक सुलह बोर्ड को रखिए पहले वाले को, फिर लास्ट में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को रख लीजिए। सही जवाब बेसिकली यहाँ पर इस सवाल का ऑप्शन नंबर आपका बी ही करेक्ट माना जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 का। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, सोशल केस वर्क प्रक्रिया की उचित क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। 37 का उचित क्रम क्या यहाँ पर होगा? अंतः ग्रहण होगा, अनुसंधान होगा, निदान होगा, उपचार होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ठीक है, इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं जून 2024 के लिए। साथ ही साथ DSSB की सोशल वेलफेयर ऑफिसर की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं, जिसका भी एग्ज़ाम 2024 में ही होगा। और MPPSC सोशोलॉजी की अगर मैं बात करता हूं, जहां पे अलाइड सब्जेक्ट सोशल वर्क का रखा गया है, उसकी भी क्लासेस मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ। यूजीसी नेट की फीस जो रखी गई है मात्र वो 3000 रखी गई है। इसकी क्लास का समय है शाम को 7 to 8 PM। और वहीं DSSB की क्लास का टाइम रखा गया है वो 8:30 रखा गया है शाम को ही, ठीक है। और इस समय इसकी प्रैक्टिस चलाई जा रही है। और MPPSC, अच्छा, इसकी DSSB की जो फीस है वो 1000 रखी गई है। MPPSC की 2000 फीस रखी गई है। इसकी क्लास का जो टाइम है आफ्टरनून की है 1 to 2 PM रखी गई है। और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए सोशल वर्क में किसी भी संबंध में, या यूजीसी नेट हो, या DSSB हो, या MPPSC हो, या एम्स हो, या UPMS, कोई भी जानकारी अगर आप समाज कार्य के संबंध में लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर नोट करें आप लोग, 8506031308 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 38 पर बात करते हैं। सामाजिक क्रिया पद्धति में अनुक्रमिक चरण क्या हो सकता है? सही जवाब इसका अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से तो सबसे पहले जागरूकता का निर्माण करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका संवेदनशील एवं सुग्राही प्रक्रिया को बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपको लाभबंदी की बात करनी पड़ेगी। और तत्पश्चात जनक्रिया यानी एक प्रकार से कार्यवाही पर बात करनी पड़ेगी। तो 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर आप बी को देखेंगे तो बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि मनोदैहिक समस्याओं के समाधान हेतु व्यक्ति कार्यकर्ताओं द्वारा उन पर विचार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 में बिल्कुल ये बात सत्य है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये स्टेटमेंट की जो मनोदैहिक यानी जो प्रक्रिया है, ठीक है, और इस समस्याओं को समाधान हेतु व्यक्तिक सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा ही विचार किया जा सकता है, ठीक है। और फिर कारण कहता है कि व्यक्ति को शारीरिक दशाओं पर मनोवैज्ञानिक पहलू पर प्रभाव डाल सकता है। बिल्कुल सत्य बात है। और मैं आप लोगों से कहूँ तो ये डिफाइन कर रहा है किसको? मनोदैहिक समस्या को। ऑप्शन आपका सही जाएगा ए, यानी एक प्रकार से इसकी व्याख्या हो रही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। अगला सवाल हमारे सामने ये है, कहता है कि मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक परिकल्पना परिघटना की प्रस्तावित व्याख्या है जिसका अभी भी कड़ाई से परीक्षण करना है। अभी भी कड़ाई से परीक्षण करना है, ये स्टेटमेंट सत्य है। कार्यकारी यानी वर्किंग हाइपोथेसिस, कार्यकारी परिकल्पना अंतरिम रूप से स्वीकृति परिकल्पना है जिसे आगे और शोध के लिए प्रस्तावित किया गया है। यह भी बात सत्य है और सही तरीके से एक प्रकार से ये व्याख्या भी कर रही है। ऑप्शन नंबर अगेन आपका यहाँ पर बी वाला सत्य हो जाएगा, ठीक है। ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 41, जनजाति लोग बिखरे या छितरे हुए निवास स्थानों पर रहते हैं। क्या इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल होना चाहिए सहमत, सत्य बात है। अन्य समाजों की तुलना में जनजाति समाज विलग है। दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आप कहेंगे कि ए और आर दोनों सही माना जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि समूह के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सामाजिक समूह कार्य में रिकॉर्डिंग महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 42 बिल्कुल बात सत्य है। यहाँ पर समूह के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, यानी ये स्टेटमेंट आपका भी करेक्ट गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं रिकॉर्ड्स कर्मकार क्यों भविष्य के लिए कार्यक्रम तैयार करने और कार्य योजना बनाने के लिए सक्षम बनाते हैं, ये भी बात सत्य है। और मैं आप लोगों से कहूँगा तो आप बताइएगा कि इसकी सही व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे कह रहा है, और एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 दिया गया है। पहला कहता है कार्य को न्यायोचित तथा मानवीय स्थितियों तथा मात्र
हित लाभ का प्रावधान किसके अंतर्गत दिया गया है? तो आप सभी लोग इसको ध्यान में भी रखेंगे और इसका करेक्ट जवाब जो जाएगा वो अनुच्छेद 42 जाएगा। अनुच्छेद 42 यानी आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो पहले का तीसरा हो गया। कार्य का अधिकार, शिक्षा अधिकार एवं कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार दिया गया है। इसका अगर करेक्ट जवाब बात करेंगे तो आर्टिकल जो है 41 रिप्रेजेंट होगा। वहीं बात करते हैं कर्मकारों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी के लेकर, तो ये रिप्रेजेंट करेगा 43। और ग्राम पंचायतों का गठन की बात करेंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा 40 यानी 40। अब आप देख सकते हैं, आप पहले जो डी है वो एक में रिलेट हुआ है और डी केवल एक में रिलेट यहाँ पे थर्ड में हो रहा है, इसलिए आपका ये ऑप्शन जो है आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे कह रहा है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लेकर 1948 का है, ये आप सभी को मालूम होगा। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम की बात करते हैं तो 1961 का है, ये भी सबको पता है। बगान अधिनियम की बात करेंगे तो 1951 का है। संघ व्यवसाय संघ अधिनियम की बात करेंगे तो 1926 का है। इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर, अगर आप बी को देख रहे हैं तो बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट मान लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं पहले का यहाँ पे तीसरे से रिलेट हुआ जो कि 3 इसी में दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। 45 हमारे सामने क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से युग्म कौन सा गलत जो है मेलित किया गया है, मतलब उसमें गलत का आइडेंटिफाई कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 45 में, ये आपको ध्यान रखना होगा। देखिए पहले की अगर हम लोग बात करते हैं इस कंडीशन में AITUC के बारे में, आप भली भांति तरीके से जानते हैं इसको ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कहा जाता है, ठीक है। ये कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का है, जो कि ये CPM को रिलेट कराया हुआ है, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को रिलेट कराया हुआ है। अब इसमें कहा है कि आपको इसमें गलत सुमेलित किया गया है, जो कि AITUC इसको रिलेट नहीं कराता है, इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत आया हुआ है। फिर उसके बाद INTUC की बात करते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में आप सब भली भांति तरीके से रिप्रेजेंट भी होंगे, जानते भी होंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा भारतीय मजदूर संघ के लेकर किस तरीके से भूमिका इसकी देखने को मिली भी थी उसमें, ठीक है। तो ये कांग्रेस का है और ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। BM भारतीय, देखिए यहाँ पे लिखा भी है भारतीय मजदूर संघ BMS ने, और ये BJP, यानी ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। इस तरीके के परिप्रेक्ष्य में आप इसको ध्यान रखेंगे, ये करेक्ट है। तो ये दूसरा तीसरा करेक्ट है। CITU की बात करते हैं, ठीक है, तो सेंट्रल ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन है, ये CPI को रिप्रेजेंट नहीं करता, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करता, इसलिए ये भी गलत है। तो आपका जो गलत गया है इसमें आपका पहला और चौथा गया है, इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे थर्ड वाला है ये आपका करेक्ट माना जाएगा ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ देखिए एक प्रकार से अगर मैं बात करूँ परिप्रेक्ष्य लिखा हुआ है, कुछ गद्यांश लिखे हुए हैं, इसके मैं ट्रिक भी बताऊंगा आप लोगों से, और इसके प्रश्न पढ़कर किस तरीके से उत्तर को जानेंगे ये मैं आप लोगों को कब बताऊंगा, जब आपकी ऑनलाइन क्लासेस में हम बातचीत करेंगे तब, उस दौरान, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, ये पार्ट सेकेंड था, मैंने अभी आप लोगों को अपलोड किया है, पार्ट थर्ड भी जल्द आप लोगों को तीसरे पार्ट में लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और अधिक जानकारी अगर आपको समाज कार्य में ऑनलाइन क्लासेस के लिए जानकारी चाहिए तो आप भली भांति तरीके से जानते हैं कि ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, या तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर को देख सकते हैं, वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। और आप UGC नेट की क्लासेस लेना चाहते हैं, या आप MPPSC क्लासेस लेना चाहते हैं, या DSSB की क्लासेस लेना चाहते हैं, तो तुरंत आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।